पंजाब असम्बली में सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है। अब तक 200 से ज्यादा वोट कास्ट किए जा चुके हैं। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला हो रहा है। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब असम्बली में 355 अरकान वोट कास्ट करेंगे। आपको आगाह करते चलें कि पंजाब असम्बली में सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है। अब तक 200 से ज्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान ये मुकाबला है। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ऐवान में पहुंच चुकी हैं। पंजाब असम्बली में 355 अरकान वोट कास्ट करेंगे। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा, वोटिंग का अमल जारी है? बिल्कुल जी, वोटिंग का अमल तो 10:20 पर शुरू किया गया था, जो फिलहाल अब तक जारी है। और अब से कुछ देर कबल, यानी अगर बात करें 2 बजे तक की, तो वोटिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार था। ताहम 2 बजे के बाद जो है वो अरकान असम्बली की ज़्यादा तादाद यहाँ पर पहुँची है। और अब जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं वो उसके मुताबिक 201 वोट जो है वो अब तक कास्ट हो चुके हैं। चूँकि 5वीं जो बैलेट पेपर्स की कॉपी है उसमें से बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल शुरू किया जा चुका है, जिस पर 4 पहले जो वो कॉपियां इस्तेमाल की जा चुकी हैं, जिनमें एक कॉपी में 50 वोट होते हैं। तो यूं 201 से ज़ायद जो वोट हैं वो कॉस्ट किए जा चुके हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से चूँकि 355 अरकान असम्बली ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है, लेकिन अभी तक अब जो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। 2 ही उम्मीदवार हैं, आसिफ अली जरदारी और जिनको हुक्मरान इत्तेहाद की जो वो हमायत हासिल है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जो हैं वो महमूद खान अचकजई हैं। आपको बताएं कि पोलिंग एजेंट्स अमला मौजूद है, जबकि अरकान असम्बली जो है वो जिन्होंने वोट कास्ट करना है वो भी यहाँ पर अभी तक तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वोट जो है वो कास्ट नहीं हो सका। तो उनके साथ साथ जो है वो एक बड़ी तादाद है, यानी अभी तक 152-53 वोट्स जो है वो बाकी हैं। तो 4 बजे तक जो अरकान ऐवान में मौजूद होंगे सिर्फ वही उसके बाद जो है वो वोट कास्ट कर सकेंगे, जिसके बाद जो है वो बाकायदा गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग एजेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपना अपना काम भी कर रहे हैं। ताहम मुंतज़िर हैं वोटर्स के, जब तकरीबन 250 से ज़ायद अल्फ़ाबेटिकली जो नाम है वो पुकारे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से अभी तक 201 अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया है। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर तो 300 बिल्कुल बिल्कुल अभी जो इत्तलात आ रही हैं, मरियम नवाज शरीफ जो कि वज़ीर पंजाब है वो भी पहुंच चुकी हैं और अपना वोट भी जो है वो कास्ट कर रही हैं। तो इसी तरह से दीगर जो अरकान हैं वो भी अब जो आमद का सिलसिला वो तेज़ हुआ है, क्योंकि अब वक्त कम है और वोटर्स की जो तादाद है वो अभी भी तकरीबन 150 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो उन्होंने वोट कास्ट करना है। तो इसी हवाले से अब ज़्यादातर जो अरकान असम्बली होंगे, अब जिनके नाम पुकारे भी जा चुके हैं, वो भी अब पहुंचना शुरू हुए हैं और वो हॉल में पहुंचेंगे। और उसके बाद हॉल में पहुंचने के बाद जो हॉल में मौजूद होंगे सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकेंगे। आपको बताएं कि जो 371 का हाउस है, एक सूबाई असम्बली का हल्का ऐसा था PP 266 जहां पर जो इंतखाबात नहीं हो सके थे, जबकि इसके अलावा 355 अरकान ने हल्फ लिया है। 16 ऐसे अरकान हैं, 16 जो नशिस्तें उनमें से 7 ऐसी नशिस्तें हैं जिनमें से 3 अरकान मियाँ असलम इकबाल, अहमद रशीद और एक और मेंबर ने अभी तक हल्फ नहीं लिया, जबकि 4 नशिस्तों के नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चूंकि अभी तक रोके हुए हैं, जिसकी वजह से वो भी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह से 9 ऐसी नशिस्तें हैं जो कि दोहरी नशिस्तें जीती थी, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने 2 नशिस्तें जीती और वो दोनों छोड़ी, हमजा शहबाज और अलीम खान ने लाहौर में नशिस्त छोड़ी। इसी तरह से राना तनवीर हुसैन ने एक सूबाई नशिस्त पर भी कामयाबी हासिल की। इसी हवाले से बताएगा राउदरशाद, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 8 मार्च को हल्फ उठाने वाले 24 अरकान असम्बली पर भी एतराज उठाया है। क्या डिटेल्स है इस हवाले से?
बिल्कुल रिदा, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कि चूँकि मामला अभी सब जुडिस है और जो मखसूस नशिस्तों पर जो हल्फ लिया गया 26 अरकान की जानिब से उनको वोट कास्ट न करने दिया जाए, इस हवाले से प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बाकायदा एक दरख्वास्त भी दी गई, आइनी हवाले भी दिए गए, लेकिन उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। और चूँकि हल्फ ले चुके हैं और मामला जो है वो जब कोर्ट डिसाइड करेगी तो तब नहीं, फिलहाल हल्फ लेने वाले तमाम जो अरकान असम्बली हैं वो वोट के लिए अहल हैं और वही वोट कास्ट करें जिनकी तादाद 355 है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की ज़ेर सदारत हाई कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास खत्म हो गया है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने, सालीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के आज़म का इजहार किया गया। जजेस का बर वक्त फैसले की पॉलिसी में चीफ जस्टिस का भरपूर साथ देने के आज़म का इजहार। मलिक अशरफ इस हवाले से हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। हाई कोर्ट और अजहरी अदालतों में इस वक्त 12 लाख से ज्यादा मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाना और सालीन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी है। और इसलिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का सबसे बड़ा अभियान इस वक्त ये है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाया जाए और सालीन को बरवक्त इंसाफ फराहम किया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज हफ्ते के रोज़ 2 अहम इजलासों की सदारत की है। एक इजलास इंतजामी कमेटी का हुआ जिसमें सीनियर जजेस ने शिरकत की, जबकि दूसरे इजलास फुल कोर्ट का था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की ज़ेर सदारत होने वाले फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और इसके अलावा ज़ेर इल्तवा मुकदमात और आइंदा की पॉलिसी के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। जजेस से बातचीत करते हुए कहा कि उनके लिए उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि सालीन को बर वक्त इंसाफ फराहम किया जाए। इस हवाले से पॉलिसी वज़ा की जा रही है कि सालीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए कुछ रसूल वज़ा किए जाएंगे और इस हवाले से आइंदा का जजेस रोस्टर भी जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिसके मुताबिक जजेस जो हैं मुकदमात की समाअत करेंगे। कौन कौन सा जज कौन कौन से केसेस की समाअत करेगा, इस हवाले से चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद जो जजेस रोस्टर है वो जारी किया जाएगा। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रमजान से कबल जिले इंतजामिया लाहौर ने नया सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया। दाल चना 10, काला चना 5 और बेसन मसीद 10 रुपये महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दाल चना 10 रुपये इजाफे के बाद 235 रुपये फी किलो कर दी गई। काले चने 5 रुपये मसीद इजाफे के बाद 240 रुपये फी किलो हो गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बेसन की कीमत 10 रुपये इजाफे के बाद 250 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। चावल 290, दाल मसूर 305, दाल मूंग 280 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी माफिया ने कीमत में अज खुद 20 रुपए का इजाफा किया है। एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी नहीं बनाई जा सकी। एलपीजी की सरकारी कीमत 257, मार्केट में 277 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी है। घरेलू सिलेंडर 240 और कमर्शियल सिलेंडर 910 रुपये महंगा हो गया है। आपको आगाह करते चलें कि एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी माफिया ने कीमत में आज खुद 20 रुपये का इजाफा कर दिया। एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी ना बनाई जा सकी। एलपीजी की सरकारी कीमत 257 है, जबकि मार्केट में 277 रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं। घरेलू सार्फिन के साथ सनती सार्फिन भी महंगी गैस और बिजली से परेशान हैं। सनतकारों के लिए इंतहाई महंगी बिजली और गैस पर सनतें चलाना नामुमकिन हो गया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। बताइएगा शहजाद, सनतकारों का क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, डोमेस्टिक के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल टैरिफ बिजली और गैस का है उसकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो भी इस तमाम तर सूरत हाल से बहुत परेशान है। और इस हवाले से इंडस्ट्रिस्ट ये कहते हैं कि अगर इसी तरह एनर्जी का टैरिफ बढ़ता रहा तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की जो कोशिशें हैं उनको बड़ा धचका लगेगा। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। भट्ट साहब, बताइएगा जो हालिया इजाफा है बिजली और गैस के टैरिफ में डोमेस्टिक के साथ इंडस्ट्रियल के लिए भी ये कितना बड़ा कोलैप्स होगा इंडस्ट्री के लिए? जी बहुत शुक्रिया।
ہم عرصے دراز سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انرجی الٹرنیشن سورس کے اوپر جانا پڑے گا. آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں اور عرصے دراز لگاتار کنٹینیوٹی کے ساتھ جس طرح یہ بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب تو یہ حال یہ ہو چکا ہے کہ بل ادا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری صنعتی پیداواری لاگت جو ہے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے تو انڈسٹری کے لیے چلنا ناممکن ہے. اس کے اوپر سے جو ہمارا 25% مارک اپ ہے وہ بتائیں وہ انڈسٹری چل سکتی ہے. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر اس صنعتی پہیے کو چلانا چاہتے ہیں، بے روزگاری کے سیلاب کو دعوت نہیں دینا چاہتے تو بجلی اور گیس کے نرخ کو فی الفور کم کیا جائے تاکہ انڈسٹری چل سکے. انڈسٹری وہ واحد رستہ ہے جو امپلائمنٹ کریٹ کر سکتا ہے. بالکل جی، اگر انڈسٹری بھی اس طرح سے سفر ہوتی ہے تو دوسری طرف جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کے بل بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اگر انڈسٹری بند ہوتی ہے اور بے روزگاری ہوتی ہے تو کس طرح سے ایک جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے وہ ان بلوں کی ادائیگی کو ممکن کر پائے گا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی صدارت میں پہلا اجلاس ہوا. پنجاب کو اسموگ فری بنانے، ڈسپوزیبل پلاسٹک بیگز کے خاتمے کے لیے پلان کی تیاری کی ہدایت کی گئی ہے. آلودگی کے خاتمے کے لیے نجی شعبے کے اشتراک سے پلان بنانے کی منظوری. ماحولیات کے لیے ایڈوائزری کونسل کا قیام. نجی شعبے مشاورت سے اقدامات کیے جائیں گے. نجی شعبے اور متعلقہ فریقین ماحولیاتی بہتری کے لیے مشترکہ بنیادوں پر کام کریں گے. آلودگی کا باعث بننے والی اشیاء کے تدارک کے لیے فریقین سے مشاورت کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے. ماحولیاتی تحفظ کے ادارے EPA کو فعال بنانے اور ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کاربن کریڈٹس اور کاربن فائنانسنگ کا مکمل سٹرکچر فاسٹ ٹریک پر تیار کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. پنجاب فارسٹ ایکٹ کو موجودہ تقاضوں کے مطابق بنانے کے لیے ترامیم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. پنجاب کی تاریخ کا پہلا زولوجیکل سروے کرانے کی بھی منظوری دی گئی ہے. پنجاب میں جانوروں کی اقسام، تعداد اور علاقوں کا مکمل ڈیٹا جمع کیا جائے گا. بقا کے خطرات کا شکار جانوروں کی افزائش اور تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. دریا کنارے مطلوب علاقوں کے تحفظ کے لیے اقدامات ہوں گے، جبکہ پنجاب میں جنگلات کا رقبہ بڑھانے کے لیے قانون سازی اور انتظامی اقدامات بھی کیے جائیں گے. عوامی شکایات: ہیلتھ کارڈ پر پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈیلیوری اور سی سیکشن بند. صرف سرکاری ہسپتالوں میں ڈیلیوری اور سی سیکشن کی سہولت ہی میسر ہے. غیر معیاری لینس کی شکایات پر پرائیویٹ ہسپتالوں میں آنکھوں کے آپریشن بھی بند ہو گئے. پرائیویٹ ہسپتالوں کو ہیلتھ کارڈ پر آنکھوں کے آپریشن سے روک دیا گیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آگاہ کیجیے گا. شکایات کے پیش نظر پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی ان ایکشن کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں گائنی کے جو آپریشنز ہیں، سی سیکشنز ہیں، ڈیلیوری ہے، نارمل ڈیلیوری ہے، اس کو جو ہے وہ روک دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنکھوں کے آپریشنز کیے جا رہے تھے اس میں غیر معیاری لینس جو ہیں وہ استعمال کرنے کی شکایات تھیں کہ ڈریپ سے غیر رجسٹرڈ جو لینس ہیں وہ جو ہے وہ مریضوں کو ڈالے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بینائی جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی بجائے اس میں کمپلیکیشنز جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان شکایات کی وجہ سے جو آنکھوں کے آپریشنز ہیں وہ بھی پرائیویٹ سیٹ اپ میں صحت کارڈ کے اوپر بند کر دیے گئے ہیں. مجموعی طور پہ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو کمپنی کی جانب سے گائنی کے جو نارمل ڈیلیوریز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ جو سی سیکشن آپریشنز ہیں اور ساتھ ہی جو آنکھوں کے جو آپریشنز ہیں ان کو پرائیویٹ جو ہسپتال ہیں وہاں پہ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا اور صرف جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں پر ہی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ وہیں پہ جو مریضوں کا علاج ہے وہ ہو سکے گا صحت کارڈ کے حوالے سے. یہ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کا اعلامیہ ہے جو جاری کیا گیا ہے. بہت شکریہ زاہد چودھری. اساتذہ کے سروس رولز میں ترمیم کا فیصلہ. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سمری محکمہ خزانہ کو بھجوا دی. پرائمری اسکول ٹیچرز کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے گا. جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. جی جنید، کیا اپڈیٹس ہیں؟ اساتذہ کی پروموشن کو آسان کرنے کے لیے سروس رولز میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سروس رولز میں ترمیم کے لیے سمری محکمہ خزانہ کو بھجوا دی ہے. پرائمری اسکول ٹیچرز کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا جائے گا. پرائمری اسکول ٹیچر کو سائنس اور جنرل کیڈر میں تقسیم کیا جائے گا. ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کو سائنس میتھ میں تبدیل کیا جائے گا، جبکہ ایلیمنٹری سائنس ٹیچرز کو سائنس کی کیٹیگری میں تبدیل کیا جائے گا. مختلف ڈگریاں رکھنے والے اساتذہ کی ترقیاں کیٹیگری واضح نہ ہونے کی وجہ سے التوا کا شکار تھی. جی بہت شکریہ جنید ریاض. برکت مارٹ ٹریفک مینجمنٹ پروجیکٹ پر پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اختلاف. سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی میس ٹرانزٹ اتھارٹی میں معاملات طے پا چکے ہیں.
CBD को मंसूबा शुरू करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। ब्लू लाइन बागत मार्केट के मकाम पर ज़ेरे ज़मीन नहीं बल्कि एलिवेटेड निकली। एलिवेटेड होने से डबल स्टोरी अंडरपास ब्लू लाइन के ट्रैक से मुतसादिम नहीं। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। दुर नायाब हमें अपडेट करेंगे। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CBD की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है जो पे पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को पेश किया गया है कि ब्लू लाइन किसी सूरत भी बरकत मार्केट से उनके ट्रैक से मुतसादिम नहीं है और जो CBD डबल स्टोरी अंडरपास बना रहा है वो अंडरग्राउंड है, जबकि ब्लू लाइन का यहाँ पे ट्रैक जो है वो एलिवेटेड निकला है जो कि ऊपर से गुजरेगा। इस हवाले से CBD ने पंजाब मास्टर अथॉरिटी को ये तजवीज़ दिया कि वो फ्यूचर फाइलिंग कर लें जिससे ये मसला हल हो सकता है, जिस पे इत्तफाक हो गया है और अब बाकायदा इस मामले पर जो इख्तलाफ था वो दूर हो गया है। पीर के दिन जो है वो CBD हुकाम फाइनल डिज़ाइन पेश करके NOC ले लेंगे और इस हवाले से अपना काम जो उनका रुका हुआ था उस पर काम तेज कर देंगे और CBD की जानिब से यहाँ पर डबल स्टोरी अंडरपास बनाने के लिए अब ज़राए का ये कहना है कि ओपन टेंडरिंग की जाएगी। इससे पहले G2G मुआहिदा किया जा रहा था, अब ओपन टेंडर करने के बाद फौरी तौर पर काम किया जाएगा। साबिक निज़ाम दौरे हुकूमत में 1.5 अरब का जो फंडिंग है लोन की सूरत में वो CBD को मौसूल हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर नायाब से अपडेट कर रहे थे।